हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। में आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन बुरा है या आरक्षण। और आपको सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि क्या सही है और क्या गलत है, स्टूडेंट का असली दुश्मन क्या है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है। अभी मैं हरियाणा से रिलेटेड बात करूंगा, लेकिन कोई भी किसी भी स्टेट से ये स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये हरियाणा के अंदर एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें क्या होता है, अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था उसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ग्राम सचिव, ग्राम सचिव का पेपर हुआ था। ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, इन्होंने क्या किया, 26 सेट बनाए थे, जो कि ABCD ऐसे कुछ के कुछ बनाए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जेड तक सेट चले, तो टोटल कितने सेट हो गए, 26। तो 26 सेट्स में इन्होंने क्या किया, इसमें से कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए 26 सेट है तो नियर अबाउट 80 क्वेश्चन तो सेम रहते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन, जैसे टोटल 100 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, तो 80 क्वेश्चन तो सेम रहेंगे जो आगे पीछे कर दिए जाएंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन थोड़े टफ, 20 क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। ये चेंज होने के साथ साथ क्या हो जाता है, इनका जो है डिग्री ऑफ टफनेस भी चेंज हो जाती है कि ये कितने टफ है कितने आसान है। कई बार क्या होता है कि ABCD इसमें आसान हो जाते हैं 20 क्वेश्चन, और जो लास्ट तक पहुंचते हैं, यहाँ पर जेड के आसपास पहुंचते हैं, वहां पर क्या होता है, बेहद कठिन क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, बेहद कठिन क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का सामना यहाँ पर हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 26 सेट हैं, तो जरूरी तो नहीं कि जो यहाँ पर 2600 क्वेश्चन है, 2600 में से स्टूडेंट्स को 2600 ही आते हो। क्या पता कोई ए सेट वाला, जिसने ए सेट के अंदर प्रिपरेशन की थी, जिसका पेपर ए सेट आया, उसको 100 के 100 क्वेश्चन आते हो। ये एक चांस हो सकता है, एक केस है। दूसरा, मान लीजिए जेड वाला है, ये ए वाला पेपर दे तो शायद इसको 80 क्वेश्चन आते हो, या फिर ये ए वाला ये जेड वाला क्वेश्चन दे तो इसको क्या पता है पर 85 क्वेश्चन आते हो। तो इसलिए ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं कि जो क्वेश्चन टफ रहते हैं, एक्स्ट्रा टफ होते हैं, या जिस क्वेश्चन में कोई गलती हो जाती है, कुछ मिस्टेक्स होते हैं, तो हर एक पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन के अंदर ये गलती कर देते हैं, और 5 से 7 नंबर की है जो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से अब फर्क किसे पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन से क्या इफेक्ट होता है। अब आपके माइंड में होगा कि सर, आप सही तो कह रहे हो कि जो ए वाला स्टूडेंट है उसको क्या पता 100 क्वेश्चन आते हो अपने, और जेड वाले के 80 ही आते हो, या फिर जेड वाले को इसके 60 आते हो और खुद वाले के 70 आते हो। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, ये ठीक है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन तो बहुत अच्छी चीज है कि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर अच्छा है, लेकिन इसमें बुराई कहाँ है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट होगा, एक स्टूडेंट, उसने क्या किया, ये 5 से 7 क्वेश्चन जो इसमें गलत थे, उसने ज्यादा टाइम इसी क्वेश्चन पे लगा दिया, ज्यादा समय उसने क्या किया, इन्हीं क्वेश्चन पर वेस्ट कर दिया कि ये क्वेश्चन मेरे ठीक हो। कि कुछ स्टूडेंट्स आपको आप में से होंगे, कुछ बहुत जिद्दी होते हैं कि यार ये तो इतना आसान क्वेश्चन, देखने में तो इतना आसान लग रहा है, ये हो क्यों नहीं रहा है। तो ज्यादा टाइम वो क्या पता इसी 5 से 7 क्वेश्चन पे लगा दें, और यही 5 से 7 क्वेश्चन कम कर दें, और क्या कहें कि 93 में से हमने कट ऑफ बना दी। 7 क्वेश्चन गलत थे या इसकी नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, और 93 में से हम कट ऑफ बनाए, तो इन स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। दूसरा, ये जो एग्जाम का टफनेस लेवल होता है कि ए का एग्जाम आसान हो गया और जेड वाले का एग्जाम टफ हो गया, तो नुकसान किसको हुआ, नुकसान स्टूडेंट्स को, जेड वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। तो इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स मार खाते हैं, या तो जिनकी एज कम है, कई बार ये क्या कहते हैं एज फैक्टर उठा लेते हैं, जिनकी एज ज्यादा है उनका एग्जाम पहले हो जाता है, या फिर जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है उनका एग्जाम पहले होता है, जिसका नाम मतलब कि जेड से या किसी का जे से या एम से है, तो उनके एग्जाम बाद में होते हैं। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया उठाते हैं, हर बार इनका एक अलग क्राइटेरिया होता है, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को परेशान करता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्यों, आप एक ही दिन पूरा एग्जाम कंडक्ट करवाओ, आप सेंटर, नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ा लो। नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ाने से पूरा एक एग्जाम, जितने भी बच्चे सभी को एक ही एग्जाम दो, चाहे वो टफ हो चाहे वो इजी हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो बात की बात है। टफ इजी एक ही शिफ्ट में आप सारा एग्जाम कंडक्ट करवाओ, नंबर ऑफ सेंटर्स ज्यादा बनाओ, अपना ज्यादा स्टाफ रिक्रूट करो, अपनी मैन पावर ज्यादा लगाओ। जब आप हमसे इतनी फीस ले रहे हो, उस फीस को आप क्या करते हो, मान लीजिए 30 से 50 रुपए लेते हैं, तो इसमें 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तो आप सोच सकते हो यहाँ पर कितनी फीस इकट्ठी होगी। उस फीस को आप एक एक साल अपने पास रखते हो, तो अब इंटरेस्ट भी उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए क्या आप मैन पावर यूज नहीं कर सकते, क्या आप हमारे लिए सेंटर्स एक्स्ट्रा नहीं बना सकते। सारी जितनी प्रॉब्लम्स है वो सारी स्टूडेंट्स ही क्यों फेस करे। स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहा है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो यहाँ पर स्टूडेंट्स का फायदा करे, स्टूडेंट्स को रोजगार दे। तो अभी ये रोजगार का मुद्दा आपने को देखा होगा कि उठा रहे हैं लोग, बिल्कुल उठा रहे हैं। मोदी जी से रोजगार मांग रहे हैं, खट्टर से रोजगार मांग रहे हैं, योगी जी से रोजगार मांग रहे हैं, अपने अपने स्टेट के सीएम से रोजगार मांगा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है कि हम यहाँ पर युवा लोग जो जितने भी हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या इनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए, इनको रोजगार मिलना चाहिए। जब ये पढ़ रहे हैं तो ये नॉर्मलाइजेशन जैसा पंगा इनको हटाना चाहिए। अब 3 जो है सबसे बड़ी बॉडीज है कौन सी, एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस। तो ये तीनों में ये जो नॉर्मलाइजेशन का पंगा है बहुत ज्यादा चल रहा है।
और ये जो नॉर्मलाइजेशन है काफी स्टूडेंट्स को, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, 100 स्टूडेंट ने अगर पेपर दिया, 100 में से 13 स्टूडेंट तो ये नॉर्मलाइजेशन के शिकार हो ही जाते हैं। आप यहाँ पर लगा लीजिए, अगर 1000 स्टूडेंट ने दिया तो 130 स्टूडेंट हो गए, और अगर 10,000 स्टूडेंट दिया तो 1300 स्टूडेंट शिकार हुए, और अगर 10 लाख लोगों ने पेपर दिया है तो यहाँ पर, सॉरी, अगर 1 लाख लोगों ने पेपर दिया तो यहाँ पर 13,000 स्टूडेंट शिकार होते हैं ये नॉर्मलाइजेशन के। तो हर बार स्टूडेंट ही शिकार क्यों हो? पहली चीज ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर था, 93 इन्होंने क्या कर दिया, 7 क्वेश्चन गलत कर दिए, 7 क्वेश्चन हटा दिए, 93 में से कट ऑफ बना दी। जो स्टूडेंट यहाँ पर मार्क आ गया वो तो हट गया जिसने ये 7 क्वेश्चन पे टाइम लगाया था, और लास्ट से 5 क्वेश्चन उसके रह गए, वो कर ही नहीं पाया। एक तो ये है। दूसरा, कई स्टूडेंट्स का रहता है कि सर ये रिजर्वेशन की वजह से बहुत दिक्कत आती है। तो रिजर्वेशन की वजह से आपको दिक्कत नहीं आती स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये रियलिटी है। आपको गलत पढ़ाया जाता है, आपको पता नहीं ऐसा ही क्यों बनाया गया है। रिजर्वेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिनकी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो पाई है, जो लोग गरीब हैं, कुछ ना कुछ वो दूसरी दुनिया से पिछड़े हुए हैं, दूसरे समाज से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन है। चाहे वो ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन हो, चाहे वो एससी एसटी की रिजर्वेशन हो, चाहे वो ओबीसी की रिजर्वेशन हो। तो रिजर्वेशन आपका असली दुश्मन नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन में तो सीट्स पहले से डिफाइंड होती हैं। सीट्स डिफाइंड होती क्या होता है, मान लीजिए अभी आपने देखा ही होगा कि 200 नंबर का कोई पेपर है, 200 में से जनरल की कट ऑफ कितनी चली गई, 130 चली गई। तो एससी एसटी वालों की 120 हो जाएगी, और ये जो ओबीसी वालों की 125 हो जाएगी। अब तो क्या हो रहा है कि एससी वालों की कट ऑफ 130 30 135 35 तक जा रही है। ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। तो अगर मान लो, अगर ये स्टूडेंट मेन स्ट्रीम में फाइट करते हैं तो ये जनरल वालों को भी पीछे छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जनरल से भी ज्यादा नंबर ले आते हैं। तो आपका स्टूडेंट्स का असली दुश्मन ये आरक्षण नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन रिजर्वेशन इसलिए दी गई है क्योंकि वो मेन स्ट्रीम से अलग थे, उनके बाप दादा या उनके पुराने बुजुर्ग लोग वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए यहाँ पर आरक्षण रिजर्वेशन का सहारा लिया जा रहा है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करवाया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है। जितने भी भारत के लोग हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने आरक्षण रिजर्वेशन का दिया था, बी आर अम्बेडकर जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये संविधान है, आपको पता है आपका देश संविधान की जो सारी बातें मानता है, आपका देश पूरा संविधान के तौर तरीकों से चलता है। तो रिजर्वेशन दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन है स्टूडेंट का नॉर्मलाइजेशन। तो इस नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया की जाए कि एक एक पेपर हो, मान लीजिए कोई स्टेट का पेपर हो, वो तो पूरा एक दिन में हो ही जाना चाहिए। अब ये क्या करते हैं, हरियाणा पुलिस का पेपर इनका 3-3 दिन चलता है, क्लर्क का पेपर इनका 7-7 दिन चलता है। तो ये क्या मतलब हुआ? अब 7 दिन उसमें क्या, कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट स्टडी करते हैं, जो पहले 5 जो जिनका पेपर लास्ट 7वें दिन है, वो पहले 6 दिन के पेपर पढ़ लेते हैं, उनको सभी क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाते हैं। 10-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनको नहीं पता होते, तो ये 80 तो आराम से स्कोर कर जाते हैं। तो जिस बच्चे का पेपर ए शिफ्ट में था या पहली शिफ्ट में था, वो तो यहाँ पर मार खा गया ना। तो इसको खत्म करने के लिए सरकारों को कदम उठाने चाहिए। और आपकी क्या विचार है, क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इससे रिलेटेड और अवेयरनेस चाहिए, कुछ और किसी टॉपिक पे जानकारी चाहते हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो टॉपिक बनाकर लाऊंगा, उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो स्टूडेंट का असली दुश्मन नॉर्मलाइजेशन है। स्टूडेंट का असली दुश्मन ये है कि जो आपके 1 वीक या 3-3 महीने पेपर चलते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कई बार क्या होता है, जिसका पेपर लास्ट में उसको बेहद टफनेस का प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है, उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्यों आसान क्वेश्चन सारे खत्म हो जाते हैं और लास्ट में टफ क्वेश्चन बचते हैं। कई बार क्या होता है, टफ क्वेश्चन पहले निकल जाते हैं, लास्ट में बिल्कुल आसान क्वेश्चन बचते हैं, और फिर उस स्टूडेंट्स को फायदा हो जाता है। तो मतलब आप प्रिपरेशन इकट्ठी कर रहे हैं, सारा कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, स्कूलिंग, एजुकेशन, सारा कुछ यहाँ पर भारत के अंदर कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम के टाइम जब रोजगार देने की बात हो रही है, तो सरकारें इस तरह के हथकंडे अपना रही है। तो ये गलत है, स्टूडेंट्स के साथ ये धोखा हो रहा है। तो आप इससे थोड़ा-सा नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बात उठाइए, इसका मुद्दा बनाइए। बहुत जल्द मेरे जो और भी साथी हैं यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं लोगों को, जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो वो भी मेरी इस बात को कंसिडर करेंगे कि हाँ, ये नॉर्मलाइजेशन स्टूडेंट को परेशान करती है। तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठाना चाहिए, और एक ही दिन में सारे एग्जाम कंडक्ट करवाने चाहिए। और ये सारे ए-बी-सी-डी इतने-इतने सेट बना रहे हैं, तो सेट जितने मर्जी बनाओ, लेकिन पेपर एक ही रखो। क्वेश्चन मत बदलो। क्वेश्चन बदलते हो तो स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि किसी को क्वेश्चन आसान लगता है, किसी को क्वेश्चन टफ लगता है। तो क्वेश्चन मत बदलो, चाहे 26 सेट बनाओ, चाहे बनाओ 36 सेट, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वेश्चन सेम होने चाहिए, लेवल सेम, क्योंकि एग्जाम जब सेम लेवल का है, एग्जाम सेम है, तो क्वेश्चन भी सारे सेम होने चाहिए। आपके क्या राय हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके आगे बढ़ा दो, ताकि दूसरे स्टूडेंट तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जितनी ज्यादा अवेयरनेस आप लेके आओगे, उतना ही आपका यहाँ पर फायदा होगा, और उतना ही मेरे यहाँ पर वीडियो बनाने का भी मकसद जो है सफल हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करो, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और ऐसी आपके लिए और रोचक वीडियो लेकर आऊंगा, और कंसेप्ट लेके आऊंगा, और मुद्दे लेके आऊंगा कि जो आपको यहाँ पर रोजगार दिलवाने में थोड़ी आपकी हेल्प कर सके। सिर्फ
सिर्फ पढ़ाई से रोजगार नहीं मिलेगा, अब रोजगार मांगना पड़ेगा। खट्टर जी, मोदी जी तो कह रहे हैं कि पकौड़े तलो और आत्मनिर्भर बनो, लेकिन पकौड़े कितने लोग पकौड़े तलेंगे? अगर सभी लोग पकौड़े तलने लग गए तो फिर काम कैसे चलेगा? फिर पकौड़े खाएगा ही कौन? तो इसलिए सोचने वाली बातें हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।